नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग मिश्रा। आज हम और आप बात करेंगे प्राचीन भारत में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास का, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का। तो बात शुरू करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के काल से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक भारत ने तकनीकी और विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में निरंतर अद्वितीय उन्नति की। इसका आधार व्यवस्थित शिक्षा पद्धति थी। इससे प्रभावित होकर विभिन्न विदेशी भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत में आते रहते थे। आधुनिक इतिहास के लेखक इस प्रकार का विश्वास दिलाते हैं कि वेद सभी प्रकार के, यहाँ तक कि विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के स्रोत हैं। यद्यपि उनके विचार न्याय संगत नहीं है, किंतु यह भी स्वीकार किया जाता है कि वैदिक आर्य न केवल संस्कृत, साहित्य और धार्मिक दर्शन में ही ज्ञानवान नहीं थे, बल्कि उन्हें चिकित्सा विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, ज्योतिष आदि एजुकेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स का ज्ञान और अनुभव था। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि प्राचीन भारतीयों ने भौतिक संस्कृति में कोई प्रगति नहीं की, क्योंकि भारत आध्यात्मिकता के लिए ज़्यादा जाना जाता था, किंतु ऐसा कतई नहीं है। इन्होंने उत्पादन के कई क्षेत्रों में निपुणता प्राप्त की। भारतीय शिल्पी रंगाई करने में, अनेक प्रकार के रंग बनाने में परम दक्ष थे। इन लोगों द्वारा बनाए गए मूल रंग इतने चमकीले और पक्के होते थे कि अजंता और एलोरा के मोहक चित्रों में प्रयुक्त किए गए रंग आज भी वैसे ही हैं। उस समय तक भारतीय लौह धातु के उपयोग से भी पूरी तरह परिचित हो चुके थे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने उसका उपयोग कृषि, उपयोगी यंत्र और विभिन्न शस्त्रों के निर्माण के लिए किया। मगध के शासक अजातशत्रु ने अपने समय में 2 नवीन आयुधों का निर्माण किया, जिसमें से एक महाशिलाकंटक था, जो दूर से शत्रुओं पर पत्थर फेंकने का काम करता था, और दूसरा रथ मूसल था, जिसमें योद्धा की सुरक्षा के लिए रथ के पहियों और किनारों पर तीक्ष्ण धार वाले शस्त्र लगे हुए थे, जिसके चलने पर शत्रुओं को बहुत हानि उठानी पड़ती थी। भारतीय इतिहास का अन्य देशों से निर्यात ईसा पूर्व 4वीं सदी से होने लगा और बाद में यहाँ के उर्ज कहलाने लगा। विश्व का कोई ऐसा देश इस्पात की वैसी तलवारें नहीं बना सकता था जैसा भारतीय शिल्पी बना सकते थे। पूर्वी एशिया से लेकर पूरी यूरोप तक इन तलवारों की भारी मांग थी, जिनका अर्थ ये था कि भारतीयों ने उस काल में धातु विज्ञान में पर्याप्त उन्नति करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। इस काल में भारतीय उत्तर पश्चिम दिशा में ईरान और ग्रीक तक के संपर्क में आए। इन्होंने नक्षत्र विज्ञान, सिक्का बनाने की कला और एक नवीन लिपि खरोष्टी का विकास कर लिया। प्राचीन भारत में विज्ञान ने काफ़ी उन्नति कर ली थी। प्राचीन काल में धर्म और विज्ञान आपस में बंधे हुए थे, जिसके चलते धर्म के साथ ही साथ विज्ञान की भी अत्यधिक उन्नति हुई। ईसा पूर्व 3री सदी में आकर गणित, खगोल विद्या, आयुर्विज्ञान तीनों का विकास अलग अलग आरंभ हुआ, और गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों ने 3 विशिष्ट योगदान, अंकन पद्धति, दार्शनिक पद्धति और शून्य के प्रकार योग में शुरुआत की। दार्शनिक पद्धति में सबसे पुराना उदाहरण 5वीं सदी के आरंभ का है। भारतीय अंकन पद्धति को अरबों ने अपनाया और उसको पश्चिमी दुनिया में फैलाया। अरेबिक न्यूमेरल्स, जिसे अरबी हिंदसा के नाम से जानते हैं, का पश्चिम में प्रचार होने के सदियों पहले भारत में प्रयोग हुआ, जो अशोक के शिलालेखों तक में पाया जाता है, जो ईसा पूर्व 3री सदी में लिखा गया। दार्शनिक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले भारतीयों ने किया, क्योंकि सिंधु घाटी के अवशेषों में 16.8 सेंटीमीटर लंबी और 9 स्पष्ट भागों में विभाजित नापने हेतु प्रयोग में आने वाली एक ऐसी वस्तु प्राप्त हुई, जो संकेत देती है कि वह स्पष्टतः नापने के साधनों से को जानते थे और दशमलव प्रणाली के प्रयोग से परिचित थे। दार्शनिक पद्धति को चीनियों ने बौद्ध धर्म प्रचारकों से सीखा, पश्चिमी जगत ने अरबों से सीखा। ईसा पूर्व 2री सदी में भारतीयों ने शून्य का आविष्कार किया या शून्य की खोज की, जिसके परिणाम स्वरूप गणितज्ञ इसको एक पृथक अंक समझने लगे और इसका प्रयोग अंक गणना में करने लगे। ईसा पूर्व 5वीं सदी के आसपास शूल सूत्रों से ज्ञात होता है
कि पश्चिमोत्तर भारत में लोगों को मापन और ज्यामिति का अच्छा ज्ञान था। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आपस्तंभ ने एक व्यावहारिक ज्यामिति की रचना की, जिसमें न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण का वर्णन किया। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला, जिसके चलते त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। सूर्य सिद्धांत प्राचीन काल की प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है और खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट और वाराहमिहिर ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की। आर्यभट्ट ने बेबीलोनियाई विधि से ग्रह स्थिति की गणना की। उन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों का पता लगाया। उन्होंने अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि का मान निकाला, जो आज भी शुद्ध माना जाता है। वे ही पहले भारतीय थे जिन्होंने बताया सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने आर्यभट्टीय नाम की पुस्तक की रचना की। 6वीं शताब्दी में वाराहमिहिर ने सुप्रख्यात कृति बृहत संहिता की रचना की, जिन्होंने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रायोगिक विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय शिल्पियों ने रसायन विज्ञान की विद्या में बहुत योगदान दिया। भारतीय रंगरेजों ने टिकाऊ रंगों का विकास किया और नील का आविष्कार किया। अब बात वैद्यों की। प्राचीन भारत के वैद्यों को शरीर रचना का ज्ञान था। उन्होंने रोगों के निदान की विधियां विकसित की और इलाज के लिए दवा बनाई। दूसरी सदी में भारत में आयुर्वेद के 2 महान विद्वान उत्पन्न हुए, सुश्रुत और चरक। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने मोतियाबिंद, पथरी और कई रोगों का शल्योपचार बताया। इन्होंने शल्य क्रिया के 121 उपकरणों का वर्णन किया है। चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है। इसमें ज्वर, कुष्ठ, मिर्गी, टीबी के बहुत सारे रोगों का भेद का वर्णन है। इनकी पुस्तक में भारी संख्या में उन पेड़ पौधों का वर्णन है जिनका प्रयोग दवा के रूप में होता है। इस प्रकार यह पुस्तक भारतीय आयुर्विज्ञान के अध्ययन के लिए ही नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के वनस्पति और रसायन के अध्ययन के लिए भी उपयोगी है। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्राचीन भारत से लेकर 750 ईस्वी तक ही नहीं, अपितु उसके पश्चात ही भी भारतीयों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सभी संभव प्रयत्न किए। यह प्रयत्न केवल धार्मिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि विज्ञान, तकनीक, ललित कला, चिकित्सा, गणित और सभी क्षेत्रों में प्रदान की जाती है। यदि हम ऐसा न कर पाते तो भारतीय सभी क्षेत्रों में इतनी जल्दी उन्नत न कर पाते जो उन्होंने प्राप्त किए। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर लिख कर जाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।